नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशी शर्मा। सामान्य हिंदी विषय विस्तृत जानकारी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। एग्जाम लाइव चैनल में बने रहिए। तो आइए, सबसे पहले हम कल बता रहे थे आपको वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आपको मैंने बताया था कि 3 प्रकार से हम वर्ण को जो है डिवाइड करते हैं। एक तो स्वर, एक व्यंजन और जो है ये था अयोगवाह। फिर मैंने आपको बताया था कि जो स्वर हैं, स्वर क्यों कहते हैं स्वर को। फिर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था। जो स्वर को हमने 3 भागों में बांटा था, उत्पत्ति के आधार पर, और जो है या मात्राओं या उच्चारण के आधार पर। और जो है तीसरा जो है वो था प्रयत्न के आधार पर। तो जो मैंने आपको बताया था उत्पत्ति का हो चुका था, और मात्राओं के बारे में हम जानकारी ले चुके थे कि जो मात्राएं हैं, मात्राओं के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो लघु मात्रिक और दीर्घ मात्रिक और प्लुत मात्रिक। तो जो लघु मात्रिक होते हैं वो भी मैंने बता दिया था। दीर्घ मात्रिक और प्लुत मात्रिक के बारे में बताया था। तो अब जो है हम उच्चारण के आधार पर इसको जानने जा रहे हैं। मात्राओं के आधार पर जान चुके हैं, अब हम उच्चारण के आधार पर जानेंगे। उच्चारण के आधार पर हम 7 भागों में इसको बांटते हैं। तो सबसे पहला, इसको करने से पहले मैं बता दूं, जब हम व्यंजन करेंगे, अगली वीडियो में व्यंजन करेंगे, तो उसमें उच्चारण स्थान की थोड़ी सी डिटेल होगी, क्योंकि जो स्वरों का उच्चारण स्थान है और जो व्यंजनों का उच्चारण स्थान है उसका हम एक सारणी बना देंगे, एक चार्ट बनाएंगे। उसके माध्यम से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आइए, सबसे पहले हम केवल मोटे रूप से हम जान लें। सबसे पहला कंठ स्वर, दूसरा मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है, तीसरा दंत स्वर कौन सा होता है, कंठ ओष्ठ कौन सा होता है, कंठ तालव्य कौन सा होता है या ओष्ठ कौन सा होता है, तो उसकी जानकारी ले लें। तो सबसे पहले अ और आ जो है वो कंठ स्वर हैं, और जो मूर्धन्य है, री जो है वो मूर्धन्य स्वर है। आपका ये जो दंत स्वर होता है वो री होता है। आप वकार दंत ओष्ठ हो तो व में आएगा। अब जो है जो तालव्य स्वर हैं, जो तालव्य होते हैं वो तालु से बोले जाते हैं। उसको बोलते हैं छोटा ई, और जो बड़ा ई है वो क्योंकि वो तालु से बोला जाता है इसीलिए उनको तालव्य स्वर कहते हैं। अब कुछ है कंठ ओष्ठ, जो कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बनते हैं। उपध्मानीय कंठ ओष्ठ, ओ दऊ तो कंठ ओष्ठ है। जो ये ओ होता है और जो ये बड़ा होता है, ये कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बनता है। अब एक और है कंठ तालव्य, ए और जो ऐ ऐनक है वो जो है कंठ और तालव्य से मिलकर बनता है। एक है ओष्ठ। जो ओष्ठ वर्ण होते हैं वो कौन से है, ये जो उ है उपध्मानीय ओष्ठ है। ओष्ठ से वर्ण जो उच्चारित होते हैं वो उ और बड़ा उ होते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले अकुह विसर्जनीय कंठ, अ से जो है अ और आ वो है कंठ से उच्चारित होते। ऋतु रसा मूर्धन्य, मूर्धन्य से क्या री, ऋतु रसा दंत्या, ये जो संस्कृत का जो स्वर है ये कहाँ से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। और तालव्य कौन सा है, ई और बड़ा ई तालु से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। अब जो ये कंठ ओष्ठ है, ये कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बनता है। देखो, ए दई तो कंठ ओष्ठ है, ए और औ, इसमें कंठ
और ओष्ठ, ए दई तो हमारा ओष्ठ भी लगेगा, हमारा कंठ भी लगेगा, इसीलिए इसको कहते हैं कंठ ओष्ठ। ये ओ और औ का उच्चारण में। अब आए कंठ तालव्य, ए दई तो कंठ ओष्ठ है। ये कंठ और तालव्य से मिलकर बनता है ए और बड़ा ई। अब यह है उपध्मानीय ओ। जब हम ओष्ठ का उच्चारण करते हैं तो ही ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बनते हैं उप ऊ। तो जो है हमारे ओष्ठ मिलेंगे तभी उसको हमारा जो ऊ है वो उच्चारित होगा। तो इस तरह से हम 7 रूपों में हम इसको जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमने जान लिया उच्चारण के आधार पर। अब जो है हम आते हैं अपना मेन टॉपिक जो आज का है प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयत्न अर्थात किसी स्वर को बोलने के लिए हमें कितना प्रयत्न लगाना पड़ रहा है, हमें कितनी तैयारी करनी पड़ रही है, कितना हमें यत्न लगाना पड़ रहा है विशेष रूप से, उसके आधार पर हम जो है स्वरों का विभाजन करेंगे। प्रयत्न के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है मुखाकृति के आधार पर, यानी कि हमारा मुंह उनके प्रोनाउंसिएशन में किस प्रकार का यत्न लगाता है, किस प्रकार से हो जाता है, हमारी मुख की आकृति कैसे हो जाती है। दूसरा है जिह्वा के आधार पर, अर्थात हमारी जिह्वा कैसी हो जाती है। और तीसरा है ओष्ठ के आधार पर, जो है हमारा ओष्ठ कैसे हो जाते हैं। यह है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। क्योंकि हम इसको 2 भागों में डिवाइड करने वाले हैं, हमें बाहर से कैसा प्रयत्न लगाना पड़ता है और हमें आभ्यंतर मतलब होता है अभियंतर, अर्थात हमें अंदर से कितना प्रयत्न लगाना पड़ता है उसको कहते हैं अभ्यंतर। तो जो है प्रयत्न 2 प्रकार से हो गए हैं, एक तो बाह्य प्रयत्न और दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न। तो बाह्य जो प्रयत्न है 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है सघोष और दूसरा है अल्प प्राण। आप इस बात को जान लीजिए, जो स्वर हैं वो सारे के सारे ही सघोष हैं और सारे के सारे ही अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण का आप नाम जान लीजिए, सघोष, अल्प प्राण, अल्प प्राण। इसका क्या मीनिंग हुआ? सघोष जिसमें जो है हमारी स्वर तंत्र, इसका मीनिंग होता है स्वर तंत्रियां, जो स्वर तंत्रियां होती है हम प्रोनाउंसिएशन के लिए, स्वर तंत्री में कंपन होता है, कंपन होता है। सॉरी, इस तरह से लिखिए इसको, स्वर तंत्रियों में स्वर तंत्रियों में जो है स्वर तंत्रियां जो हैं कंपन होता है। स्वर तंत्रे कंपन, अर्थात तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसीलिए उनको कहते हैं घोषायमान होती हैं, इसीलिए उनको कहते हैं सघोष। सभी स्वर के प्रोनाउंसिएशन में हमें, स्वरों में के उच्चारण में हमें क्या होता है, हमारी स्वर तंत्रियों में घोषण होता है, कंपन होता है, इसीलिए उसको कहते हैं सघोष। सारे के सारे स्वर सघोष हैं, सघोष की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा है अल्प प्राण। जैसा कि आप नाम से जान रहे होंगे, अल्प प्राण क्या है? अल्प है प्राण जिसके, अल्प लगानी पड़ती है प्राण वायु जिसमें, उससे कहते हैं अल्प प्राण। अर्थात स्वरों के उच्चारण में हमें हमारी जो प्राण वायु है, प्राण वायु कम लगानी पड़ती है। क्योंकि जो स्वर हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में हमें प्राणवायु कम लगानी पड़ती है, इसीलिए उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। सारे के सारे ही जो स्वर हैं वो अल्प प्राण हैं। व्यंजन में है कुछ अल्प प्राण, कुछ महाप्राण, किंतु जो स्वर हैं वो सारे के सारे ही सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। तो आइए, हमने देखा कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो स्वर हैं हमने उनको 2 भागों में बांटा, एक तो सघोष
और दूसरे हैं अल्प प्राण। तो अब जो है दूसरा जो रूप है इसका आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न को हम बांटते हैं, करते हैं आगे। जो हमने बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमने जान लिया है, अब हम करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न, तो अभ्यंतर जैसे कि आप नाम से जान रहे होंगे, अभियंतर अर्थात अंदर से हमें कितना प्रयत्न लगाना पड़ रहा है, कैसे, किस स्थान पर और कितना प्रयत्न लगाना पड़ रहा है, उसको अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जो आभ्यंतर प्रयत्न है हम इसको भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, दूसरा है जिह्वा के आधार पर, और तीसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पर। जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो 3 रूपों में बांटा गया है। एक तो मुख आकृति के आधार पर, दूसरा है जिह्वा के आधार पर, तीसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पर। मुख आकृति जिसके प्रोनाउंसिएशन में हमारे अंदर जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसको, हमारे जो मुंह की आकृति है वो कैसी हो रही है उसको कहते हैं मुखाकृति के आधार पर। दूसरा है जिह्वा के आधार पर, अर्थात हमारी जिह्वा में किस तरह सा अंतर हो रहा है, किस प्रकार से यत्न लगा रही है हमारी जिह्वा, उसे कहते हैं जिह्वा के आधार पर। और तीसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पर, हमारे होठ किस तरह से हो जाएंगे उसे कहते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो सबसे पहले जो है हम करते हैं मुखाकृति के आधार पर। ये जो मुखाकृति के आधार पर है, ये मुखाकृति के आधार पर हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो आइए करते हैं मुखाकृति के आधार पर। सबसे पहले जो होता है ये होता है संवृत्त। इसको 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, संवृत्त, और दूसरा है विवृत्त। अब इसका अर्थ जानेंगे। एक होता है ईषत संवृत्त और दूसरा है ईषत विवृत्त। विवृत्त ये समझ लीजिए, ये इसका पड़ोसी है और ये इसका पड़ोसी है। अब संवृत्त और विवृत्त का अर्थ जानिए। जो संवृत्त होता है उसका मतलब होता है बंद, और जो विवृत्त होता है उसका मतलब होता है खुला हुआ। विवृत्त मतलब खुला हुआ और संवृत्त मतलब समझिए कि आप बंद। जो वर्ण, जो स्वर हमारे मुख में बंद होकर बोले जाते हैं उसको संवृत्त स्वर कहते हैं। और विवृत्त स्वर कौन से हैं? वे स्वर जिसके प्रोनाउंसिएशन में हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। जैसे आप देखिए, आ से ज्यादा हम मुंह को नहीं खोल सकते हैं, आ पूरा खुलता है हमारा मुंह, इसीलिए उसको विवृत्त स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। तो विवृत्त का मतलब होता है पूरा खुला हुआ। आप जान लीजिए, पूरा खुला हुआ होता है इसमें मुंह, उसे उसे विवृत्त कहते हैं। और जो संवृत्त है इसमें क्या कहेंगे, ये बंद होता है, पूरा बंद। आप इसको ऐसे तरह से भी कर सकते हैं, बंद, जो इस तरह से लिखिए, बंद। और जो ईषत संवृत्त है, क्योंकि इसका पड़ोसी है तो क्या है, थोड़ा बंद, थोड़ा बंद। और जो ईषत विवृत्त है, क्योंकि इसका पड़ोसी है, यानी कि थोड़ा कम खुला हुआ। अब आप एक बात जान लीजिए,
इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर केवल इतना है, ये पूरा बंद होता है संवृत और ये पूरा खुला हुआ होता है। जो ईशत संवृत है, क्योंकि वो इसका पड़ोसी है, तो बंद से थोड़ा ज्यादा अर्थात थोड़ा सा खुल जाता है, लेकिन पूरा बंद नहीं रहता, इसीलिए ये इसको थोड़ा बंद की श्रेणी में रखा गया है। ईशत संवृत अर्थात इसको कुछ ऐसे भी बोलते हैं अर्ध संवृत। कुछ भी लिखा हो, आपको एक ही अर्थ जानना है, ईशत संवृत या अर्ध संवृत। उसी तरह से इसको भी जानिए, इसको भी इस तरह से ही कहा जाता है, अर्ध संवृत या अर्ध विवृत या ईशत विवृत, मतलब एक ही है। विवृत का पड़ोसी होने की वजह से ये पूरा खुला हुआ होता है, क्योंकि विवृत इससे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि पूरा जितना खुल सकता है वो तो विवृत में खुलता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम हो गया तो अर्थात थोड़ा सा कम खुला हुआ है, इसीलिए वो अर्ध विवृत ईशत विवृत की श्रेणी में आता है। तो आइए जानते हैं ये कौन से वर्ण हैं जो ईशत विवृत या ईशत संवृत की श्रेणी में आएंगे। तो अब देखते हैं संवृत, ईशत संवृत, विवृत और ईशत विवृत। तो जो सबसे पहले है वो हम आते हैं संवृत। संवृत के आधार पर मैंने आपको बताया कि संवृत में थोड़ा जो संवृत होता है वो बंद होता है, यानी कि जिन वर्णों के, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें जो है बंद रखना पड़े अपना मुंह, उसे कहते हैं संवृत। जो हमारा ई है, ऊ है, या छोटा ऊ है, या बड़ा ऊ है, या फिर री है, क्योंकि हमारा मुंह जो है इसमें बंद रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संवृत की श्रेणी में। दूसरा है विवृत। आप जान रही होंगे कि मैंने बताया कि इसमें जितना खुल सकता है मुंह वो ही होता है, इसीलिए उसको कहते हैं विवृत। इसमें केवल एक आता है आ। अब आप देख लीजिए कि आ से ज्यादा हमारा मुंह किसी में भी नहीं खुल सकता, इसीलिए उसको कहते हैं विवृत। अब आइए जो हम ईशत के अर्थ में आ रहे थे, ईशत विवृत। ईशत विवृत क्या होता है? मतलब कि हमारा जो मुंह है वो थोड़ा सा कम खुलेगा, थोड़ा कम, यानी कि अब इसमें कौन से आते हैं? एक तो ये है और एक ये है। इसमें प्रोनाउंसिएशन में आप देखिए आई और थोड़ा सा खुला, मतलब पूरा नहीं खुला, जैसे आ में खुल रहा था, लेकिन इसमें क्या है? आई, औ, इसमें तो थोड़ा सा कम खुला है, इसीलिए इसको ईशत विवृत या अर्ध विवृत की श्रेणी में लाते हैं। अब जो है ये जो अर्ध संवृत है, अर्ध संवृत का मतलब होता है थोड़ा सा कम, अर्थात कम से, बिल्कुल कम से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये जो है, एक तो ये है, एक ये है, ये क्या हो गया? दो हो गए, एक और आता है वो है अ। तो आप देख लीजिए ये तो 3 है, ये 4 है, 7 हो गया, 2 9 और 1 हो गया 10 और 1 ये 11। इनके संवृत जो होते हैं वो 5 होते हैं, ये 1 हो गया 6, ये 3 हो गए, 6 और 3 9 और 2 11। तो कुल मिलाकर संख्या हो गई 11। तो आप जान रहे हैं संवृत, ईशत विवृत, ईशत संवृत के अर्थ में ये इसका पड़ोसी है, इसीलिए इससे थोड़ा सा खुल रहा है, और ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम है। तो अब आपने जान लिया होगा अगर संवृत आए तो आपको क्या लिखना है? ई, ऊ और री। इन ही स्वरों का आप जानेंगे, इन्हीं स्वरों को आप टिक करेंगे, चाहे वो ई हो तो भी संवृत है, बड़ा ई हो तो भी संवृत है, ये जो दोनों हैं ये भी संवृत हैं, और री से ऋषि को भी हम संवृत कहते हैं, क्योंकि ई ऊ मतलब मुंह जो है तकरीबन बंद रहता है, इसीलिए उनको संवृत कहते हैं। लेकिन आ से ज्यादा हम अपने मुंह को नहीं खोल सकते, तो आ पूरा खुल जाता है मुंह, इसीलिए इसको विवृत की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जो ईशत विवृत है, आप इसको देखिए, आ से थोड़ा सा हम बंद नहीं करते ना हम खोलते, लेकिन जो पूरा खुलना है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। आप देखिए आई पहले खुला फिर खुल जाएगा, पहले बंद होगा फिर खुल जाएगा, आई औ, तो जो है इसमें थोड़ा सा
कम खुलता है। अब इसमें भी देख लीजिए, ये बंद था, इसमें थोड़ा सा खुलता है, ए, ओ और औ, यानी कि खुलता तो है, थोड़ा सा खुलता है, ये बिल्कुल बंद रहता है, ये ज़्यादा खुलता है, ये थोड़ा सा कम खुलता है। तो अब आपने देखा कि ये मुखाकृति के आधार पर हमने इनको 4 भागों में डिवाइड किया है। अब जो है हम दूसरे प्रकार से आ रहे हैं, हमने देखा ये मुखाकृति के आधार पर, अब हम देख रहे हैं अर्थात वे स्वर जिनके प्रोनाउंसिएशन में हमें हमारी जिह्वा का किस तरह से प्रयोग करना पड़ता है, उसको आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए हमारी जिह्वा है, जितनी भी लंबी है, इसको 3 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए। एक तो इस तरह से 3 भागों में वर्गीकृत कर लीजिए। एक तो ये पूर्व है, एक ये मध्य है, सॉरी एक ये पश्च है और ये मध्य है। तो इसको कह लीजिए आप अग्र, इसको कह लीजिए पश्च और इसको कह लीजिए मध्य। आप इसको इस तरह से लिखते हैं कि जो जिह्वा के आधार पर है स्वरों का वर्गीकरण तीन रूपों में किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण हम जिह्वा के आधार पर 3 रूपों में करते हैं। अब वो कैसे है, अब देखिए जो ये है अग्र, जिह्वा का जो अग्र भाग है वो कैसा प्रयत्न करता है। सबसे पहले इसमें गिनिए री, फिर छोटा ई, फिर बड़ा ई, फिर ए और फिर आई। ये क्या है, जिह्वा के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। आप बोलकर देखिए री, ई, जो जिह्वा का आगे वाला भाग है ये प्रयत्न कर रहा है। अब देखिए ए, ओ, सॉरी आई, तो जो ये है, ये जो पांचों जो वर्ण हैं, पांचों जो स्वर हैं, वो जिह्वा के ये वाले भाग का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए ये अग्र स्वर कहे जाते हैं। ये अग्र स्वर हैं। अब जो मध्य स्वर है, तो मध्य अर्थार्थ क्या है, मध्य का मतलब होता है बीच में। तो के जिह्वा के बीच में से जो स्वर बोला जाएगा उसको कहेंगे मध्य स्वर। अब आप बोलकर देखिए अ, जो जिह्वा का जो बीच वाला स्थान है, इसके प्रोनाउंसिएशन में वो उठता है अ, इसीलिए इसको मध्य स्वर कहा जाता है। अब आप देखिए ये पश्चिम में कौन सा आता है, सॉरी ये जो है अ नहीं आएगा, आ आएगा और ऊ आएगा और ओ आएगा, औ आएगा। अब ये कितने हो गए, ये हो गए 5, 5 10 और 1 11। एक और स्वर है जो हमारा आगत स्वर कहा जाता है, वो है अ। तो जो कुछ लोग हैं वो इसमें भी इसको इस श्रेणी में गिनते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे मानक स्वर हैं वो हो गए 11। इसको आप बाद में हम जो आगत स्वर बताएंगे उसके बारे में हम जब बताएंगे। तो सबसे पहले ये है 5 मानक स्वर और ये है 5, 10 हो गया। और ये जो बीच का मध्य स्वर है वो है अ। ये जो पश्चिम स्वर है, आप इसको प्रोनाउंस करके देखिए अ, तो जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो यत्न करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ऊ। पीछे वाली जो जीभ है वो उठेगी, आगे को सरकेगी प्रेशर के साथ, इसीलिए इसको कहा जाता है पश्चिम स्वर। आप बोलकर देखिए ऊ, जो हमारी जो पीछे वाला भाग है जिह्वा का वो आगे की तरफ सरकता है, इसीलिए इसको पश्चिम स्वर कहा जाता है। तो जिह्वा के आधार पर आपने समझ लिया कि जो ये 3 भाग बांटे, एक तो अग्र स्वर, एक पश्चिम स्वर और बीच वाला है मध्य स्वर। तो आपको इस तरह से भी कर सकते हो। और ये मध्य। अब जो है हमने ये जिह्वा के आधार पर देखा, मुखाकृति के आधार पर देखा। अब हम जो तीसरा मैंने आधार बताया था वो आभ्यंतर प्रयत्न का तीसरा आधार था,
वो था ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो हम अब देखते हैं हमारी ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाती है। ओष्ठ आकृति के आधार पर इसमें हमारे ओष्ठ की का जो रूप है वो कैसा हो जाएगा, हम उसके आधार पर हमने जो है ओष्ठ आकृति को दो भागों में डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। ये क्या है? वृत्त का मतलब होता है गोल, अर्थात क्या है, जो हमारा जो मुंह है उसको बोलने में गोल हो जाता है। अब देखिए जब हम बोलते हैं ओ, औ, ऊ, ऊ, तो जो ये प्रोनाउंसिएशन होता है इनका हमारे जो होठ हैं वो बंद होते हैं। ऊ, ऊ, ओ, हमारे होठ जो हैं वो पास आ जाते हैं, बंद होते हैं, इसीलिए उनको वृत्ताकार कहा जाता है। तो इसीलिए जो ये चार स्वर हैं ये जो है इस आधार पर आते हैं, और जो बाकी स्वर हैं अर्थात अ, आ, ई, ए, आई, ओ, ये जो है ये है री, ये जो है अवृत्ताकार है। इसीलिए ये हो गए हैं 4 और 3 7 और 4 11। तो ये तो हैं 4 और ये हैं 7, तो 7 और 4 और 7 की संख्या हो गई 11। तो इस तरह से ओष्ठ आकृति के आधार पर हमने स्वरों की संख्या जानी 11, और ओष्ठ आकृति के आधार पर, क्योंकि हम जानते हैं कि वो दो प्रकार से होता है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार में गोल हो जाते हैं ओष्ठ, और अवृत्ताकार में जिनमें गोल नहीं होते। वृत्ताकार में आप देखिए ऊ और ओ, ये जो चीजें हैं हमारा होठ गोल होता है, इसीलिए हम इसको वृत्ताकार कहते हैं। तो आइए हम स्वर, आज पूरा हो गया है स्वर का जो चैप्टर है, कल से हम व्यंजन शुरू करेंगे। तो हमारे वीडियो पर कल जरूर आइएगा। आज तक के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। मैं आपको फिर आह्वान कर रही हूँ, कल आप जरूर आइए और बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।